सर फॉर्च्यूनर कब ले रहे हैं, स्कॉर्पियो तो ले ली। आपको पता होगा हाल ही में बांसवाड़ा में लगातार आपराधिक प्रकरण है जो बढ़ते जा रहे हैं। जिसका मर्डर हो रहा है वो भी आदिवासी, जो मर्डर करने वाला है वो भी आदिवासी। तो ये मामले हैं आपराधिक प्रकरण के, वो कैसे रोके जा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? हाल ही में आपको पता होगा कि 1 मई से जनगणना शुरू हो चुकी है डिजिटल, और आप बताते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो कौन सा कॉलम है जो आदिवासी सेलेक्ट करने वाले हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास होना था, उसके एक दिन पहले आप कलेक्ट्रेट पर धरना देते आपके विधायक के साथ में, और उस रात में 3 मांगों पर शायद मानी जाती हैं और बाकी पर चर्चा करेंगे यूँ करके रखा जाता है। तो कितनी मांगे आपकी वास्तव में मानेगी, इसके बाद में कितने लंबित है, इसके बाद आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, इसका क्या कारण? अभी तक आपके लगभग 2 साल पूर्ण होने वाले सांसद बने आप। 2 साल में मैंने पिछली बार त्रिपुरा सुंदरी में सवाल किया था आपसे, लेकिन आपने बताया था कि समय लेना पड़ेगा इसके लिए। तो 2 साल में बड़े-बड़े काम या फिर छोटे-बड़े काम कौन-कौन से काम किए आपने? आपने बताया कि हम शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी लेकर उसको काम करते हैं। लेकिन मैंने एक पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे एक सवाल किया था, जीजीटीयू बड़वी में है, उसके पीछे एक 5वीं तक की प्राइमरी स्कूल है, और उससे रिलेटेड सवाल पूछा था तो आपने बोला था कि हम देखेंगे। लेकिन अभी तक उस स्कूल में किसी प्रकार का कोई भवन नहीं बना है, बच्चे हैं आज भी दूसरे के घरों में पढ़ने के लिए मजबूर है। अभी तक आपने क्या किया? आप लगातार जल जंगल जमीन की बात करते हैं, हमने देखा है हमेशा आप उठाते भी यही मुद्दे, लेकिन माही से विस्थापित लोग हैं जो कि पासल वासा में रहते हैं, घाटोल में, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, आज भी जंगलात में रहता है, उसके लिए आपने अभी तक क्या कदम उठाए? क्योंकि 2 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है, वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं जाती, वहाँ पर सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोटिया और आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार जी रोहत हैं। काफ़ी समय से इनका इंटरव्यू करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया, और आपके भी बहुत सारे सवाल थे जो इनसे करने थे लेकिन कर नहीं पाया, लेकिन आज करेंगे वो सवाल। सर जी, सबसे पहला सवाल रहेगा, हाल ही में आपको पता होगा कि 1 मई से जनगणना शुरू हो चुकी है डिजिटल, और आप बताते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो कौन सा कॉलम है जो आदिवासी सेलेक्ट करने वाले हैं? देखो, सरकार के सामने लंबे समय से जो हमारे देश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे अगर जाएंगे तो 1831 1871 से पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से जनगणना स्टार्ट हुई, और 1871 से लगा के 1951 तक की जो जनगणना हुई, आजादी की पहली जनगणना, उस दौरान आदिवासियों को आदिवासी की अपनी आइडेंटिटी, अबोरिजिनल के नाम से, इंडिजिनस के नाम से, ट्राइब्स के नाम से, ट्राइबल्स के नाम से अपने अलग पहचान देने का काम हुआ था। आजाद भारत में कई बार ट्राइबलों की अलग धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को लेके कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन सरकारों ने आदिवासी समुदाय को अपनी सांस्कृतिक पहचान संवैधानिक रूप देने का काम नहीं किया है। इस बार जनगणना के अंदर, और सरकार को पहले भी कहा था कि पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया था कि देश के अंदर 46 लाख के आसपास जैन समुदाय है, उनको अलग से धार्मिक आइडेंटिटी दे रखा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हर समुदाय का सम्मान करते हैं। हर समुदाय अगर अपनी आइडेंटिटी, अपनी धार्मिक आइडेंटिटी को अलग रखना चाहता है तो सरकार को देना चाहिए। तो जैन समुदाय को जिस तरह से मिला हुआ है, इसी तरह देश के अंदर 13 से 14 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय हैं, उनकी अलग से धार्मिक आइडेंटिटी देने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया है। हमारी जन जागरण की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट हो चुका है कि जनगणना के अंदर अन्य का जो कॉलम है, उस कॉलम में जाके जनगणना का जो पूरा डाटा भरने का है कॉलम वाइज, जब धार्मिक आइडेंटिटी की बात आती है तो अन्य का कॉलम है, अन्य के कॉलम में जाके बेल आदिवासी कॉलम, मतलब राइट करने का, उसके अंदर भरने का हमने आह्वान किया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी, भील आदिवासी समुदाय की अपनी धार्मिक आइडेंटिटी बचाने के लिए हमें इस जनगणना के अंदर अन्य के कॉलम में जाके और इसमें भील आदिवासी लिखने की आवश्यकता है। अभी तक आपके लगभग 2 साल पूर्ण होने वाले सांसद बने आप। 2 साल में मैंने पिछली बार त्रिपुरा सुंदरी में भी सवाल किया था आपसे, लेकिन आपने बताया था कि समय लेना पड़ेगा इसके लिए। तो 2 साल में बड़े-बड़े काम या फिर छोटे-बड़े काम कौन-कौन से काम किए आपने? देखने के नजरिए से पता चलता है कि क्या बड़ा है क्या छोटा है। मेरे 2 साल के जो कार्यकाल रहा, और इस 2 साल के कार्यकाल में 2 चीजें होगी। पहली चीज तो होगी, विकास की बात करें तो हमारा जो एमपी लेड है, और एमपी लेड के अंदर एक सीमित रहता है। पूर्व के एमपीओ ने कैसे कहाँ उपयोग किया उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे कार्यकर्ताओं की भावना थी और हमारी विचारधारा भी इसी बात को
प्राथमिकता देती है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। तो हमने अधिकतर एमपी लेड से अनेक ब्लॉक वाइज, क्योंकि पंचायत वाइज इतना आसान नहीं था, तो हमने ब्लॉक वाइज एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी का हमने प्रयास किया है और कुछ जगह हम सफल हुए हैं। और आने वाले समय में जो ब्लॉक रहे हैं उन ब्लॉकों के अंदर भी हमारे प्राथमिकता रहेगी कि इन ब्लॉकों के अंदर भी एमपी लेड से मैं लाइब्रेरी दूंगा। दूसरा रहा है कि हम सरकार से मांग के, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से डिमांड करके वहां से स्वीकृति लाने का जो काम करने का हमारा जो अभियान था, उसमें हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है, क्योंकि बीजेपी ने आदिवासी इलाके को नजरअंदाज करने का काम किया है। फिर भी हमने पीएमजीएसवाई जो सड़कें का जो था, बांसवाड़ा जिले के अंदर भी लगभग 48 सड़कें सैंक्शन कराई है पीएमजीएसवाई। और अभी एक सेंट्रल की फिर स्कीम है सड़क सुदृढ़ीकरण को, उसको लेके भी हमने प्रस्ताव भेजे हैं। कई जगह बांधों को लेके मतलब छोटे छोटे एनीकटों को लेके प्रस्ताव आए हैं, उसको लेके भी हम प्रयासरत हैं। और बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं कि हम लंबे समय से ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर की बात कर रहे थे। मैं विधायक था उस समय से, 2022 से इस बात को रखा था। मैंने केंद्रीय मंत्री, पर्यटन मंत्री जो है शेखावत जी, उनसे मुलाकात की, और दिया कुमारी जी इसके स्टेट की मिनिस्टर हैं जो डिप्टी सीएम है। और इस बार बजट घोषणा में ये चीजें हुई कि ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर की घोषणा हुई है 100 करोड़ के आसपास का। लेकिन इसमें बड़े थोड़ी तकलीफ वाली बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर में कौन कौन सा इलाका जोड़ेंगे। हमारी इसमें भी मांग रखी है कि हमको रोजगार स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे 2 साल का जो कार्यकाल रहा है, इन 2 साल के कार्यकाल के अंदर विधायक सांसद मत का और सांसद मत के साथ अन्य सरकार से जो डिमांडें हमने की थी, ये वर्क कर पाए हम लोग। आपने बताया कि हम शिक्षा को प्राथमिकता देते, प्रायोरिटी लेकर उसको काम करते हैं। लेकिन मैंने एक पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे एक सवाल किया था, जीजीटीयू बड़वी में है, उसके पीछे एक 5वीं तक की प्राइमरी स्कूल है, और उससे रिलेटेड सवाल पूछा था, तो आपने बोला था कि हम देखेंगे। लेकिन अभी तक उस स्कूल में किसी प्रकार का कोई भवन नहीं बना है, बच्चे हैं आज भी दूसरे के घरों में पढ़ने के लिए मजबूर है। अभी तक आपने क्या किया उसके? देखो, पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात है और साथ ही पूरे राजस्थान का। इस वर्तमान सरकार की नाकामी कह सकते हैं हम इस चीज को, क्योंकि पीएस यूपीएस से लगा के सीनियर तक की स्कूलों का रखरखाव, उसके भवन की स्वीकृति, मरम्मत की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और समग्र शिक्षा करके एक विभाग बना हुआ है, समसा जिसे कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित पूरे आदिवासी जिलों के अंदर स्कूलों का बजट ना के बराबर दिया है। रही बात मेरे एमपी लेड का, एमपी लेड के तहत मैंने कई स्कूलों में, क्योंकि आपने जो इस स्कूल का नाम बताया, इसी तरह कई स्कूलों के हालात खराब है आज। कई जगह टेंट के नीचे, कई जगह पहाड़ के नीचे, मतलब कई की पेड़ के नीचे, कई जगह किराए के भवन में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और कई जगह ऐसे स्कूलों, नजदीकी स्कूलों के अंदर स्कूलें मर्ज हुई है तो बच्चे ड्रॉप आउट भी हुए हैं। तो हमारा प्रयास रहा है, और मैं भी इस चीज को दिखवाऊंगा, क्योंकि ऐसी अनेक स्कूल हैं। मेरे एमपी लेड से जहां जहां हो सकेगा मैं करूंगा। केंद्र सरकार को हमने समसा के तहत, मैं वित्त मंत्री जी से मिला था, निर्मला सीतारमण से, मैंने एक ही चीज कहा है कि आदिवासी इलाका जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है, संसदीय क्षेत्र, आप कुछ दो नहीं दो, लेकिन एक वित्तीय, शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराओ। उन्होंने सहमति दी है, हाँ बिल्कुल इसको अप्रूवल देंगे। अगर वो दे देते हैं तो शायद पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा के स्कूलों के हालात सुधर जाएंगे। आप लगातार जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं, हमने देखा है, हमेशा आप उठाते भी ये मुद्दे। लेकिन माही से विस्थापित लोग हैं जो कि पासल वासा में रहते हैं, इस घाटोल में, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, आज भी जंगलात में रहता है, उसके लिए आपने अभी तक क्या कदम उठाए? क्योंकि 2 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं जाती, वहाँ पर सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं होती। माही डैम बना 1966 में, गुजरात और राजस्थान का समझौता हुआ, और हम उसको कहे कि 1990 के आसपास, 85-90 के आसपास बना। विस्थापन का जो प्रक्रिया शुरू हुई 1965 से लगा कि 1970 के बीच में, और 1965 से 70 के बीच में जो सरकारें रही थी उनकी कहीं न कहीं नाकामी थी। फिर भी जब मैं विधायक बना उस समय से, क्योंकि माही से विस्थापित डूंगरपुर मेरे 84 क्षेत्र, आज पूरे संसदीय क्षेत्र, और साथ ही गुजरात का करेना क्षेत्र, मतलब 2 राज्य और 3-4 जिलों के लोग विस्थापित हुए। माही बनने से 2 राज्यों और 4 जिलों के लोग विस्थापित हुए। कई सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, सरकार ने उनको कह दिया कि आप विस्थापित हो जाओ, वहां पर आपको जमीन अलॉटमेंट कर दी, कागजों में जमीन अलॉटमेंट कर दिया, लेकिन पूर्व से ऑलरेडी वहां लोग रहते थे, इस वजह से कई लोग वहां जमीन पे नहीं जा पाए। आज भी आपने जो गांव बताए, उसके गांव के अलावा भी कई ऐसे परिवार मेरे पास
हर महीने में एक आवेदन आ जाता है किसी न किसी परिवार का कि हमें विस्थापन की जो जमीन थी वो जमीन आज भी हमें कब्जा नहीं मिला है। उसको लेके मैंने विधानसभा में एक बड़ा डिफिकल्ट मामला है कि केंद्र सरकार की बात आती है, केंद्र सरकार को कहते हैं तो केंद्र सरकार कहती है विस्थापन का मामला तो राज्य सरकार का है, जमीन अलॉटमेंट करना देखकर रेवेन्यू का मामला राज्य सरकार का। राज्य सरकार को जब कहते हैं तो राज्य सरकार पलटा डाल देती है ये तो केंद्र का है। लेकिन हम जिस मामले को समझे हैं, रेवेन्यू का मामला है स्टेट गवर्नमेंट का, विस्थापन को लेके किस तरह से उनको कब्जा दिलाना, साथ ही उनको उचित मुआवजा दिलाना, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। और मेरा हमने हमारे विधायक साथियों को भी कहा है कि ये माही से विस्थापित जितने परिवार हैं, है परेशानी, आज हमें भी पीड़ा है कि इन परिवारों को आज भी उचित स्थान नहीं मिला है, और जो विस्थापित हो गए उनको भी मूलभूत सुविधा आज तक नहीं मिले, जो आपने कहा सड़क पानी ये सारी चीजें। हमारा प्रयास रहेगा, हमारे विधायक नेक्स्ट जो विधानसभा चलेगा उसमें हम डाटा निकालेंगे कितने लोग विस्थापित हुए थे, कितने लोगों को आज मूलभूत सुविधा से जोड़ा गया है, और हमारा प्रयास रहेगा इन परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। तो अभी आपको पता होगा हाल ही में बांसवाड़ा में लगातार आपराधिक प्रकरण है जो बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मर्डर हो रहा है वो भी आदिवासी, जो मर्डर करने वाला है वो भी आदिवासी। तो ये मामले हैं आपराधिक प्रकरण के, वो कैसे रोके जा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? इसमें दो चीजें हैं। बांसवाड़ा में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें मर्डर हुए हैं, और इसमें दो चीजों का फेलियर है। पहला, हम इस स्वीकार करते हैं कि हमारी जो पुरानी बाप दादों की सामाजिक व्यवस्था थी, कभी कोई छोटी बात होती थी इसको मिल बैठ के सुलटारा करा के इसको भाईचारा कायम कर दिया जाता था। अनेक पार्टियों के कारण और समाज में घर घर तक पार्टियों घुसने के कारण सामाजिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और सामाजिक व्यवस्था खत्म होने के वजह से ही बड़े अपराध घटित हो रहे हैं। पहला तो ये चीज है, तो उसको हम पुनः स्थापित करने के लिए सामाजिक व्यवस्था को पुनर्निर्माण करने का काम कर रहे हैं ताकि इस तरह की बड़ी घटना घटित नहीं हो। सेकंड नंबर पे पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है, अभी मैं टामटिया जो गया था, बुंगड़ा का जो मामला सामने आया, 1 तारीख, 2 तारीख और 8 तारीख और 24-25 तारीख को, 26 तारीख को उस आदमी को मार दिया जाता है। तो 2 बार उस परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नहीं होने की वजह से 25 तारीख को बड़ी घटना हुई और आप सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी फेलियर रहा है और हमारी सामाजिक व्यवस्था का भी फेलियर रहा है। तो हमारा इस चीज को आगामी समय में ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो, उसके लिए हमारा भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से प्रयास रहेगा कि पुनः तरीके से सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया जाए। दूसरा, प्रशासन से हम कहना चाहेंगे कि इस समय में इस राज्य में जो घटनाएं हो रही है और प्रशासन का फेलियर है, उसको लेके हम आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो पुलिसकर्मी जो नीचे ग्राउंड पे थाने में हैं या चौकी में हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से घटना हुई है, इन पे आप कार्रवाई करो ताकि दोबारा दूसरी बार कोई पुलिसकर्मी इस तरह से लापरवाही नहीं बरते। न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास होना था, उसके एक दिन पहले आप कलेक्ट्रेट पर धरना देते आपके विधायक के साथ में, और उस रात में 3 मांगों पर शायद मानी जाती हैं और बाकी पर चर्चा करेंगे यूँ करके रखा जाता है। तो कितनी मांगे आपकी वास्तव में मानेगी, इसके बाद में कितने लंबित है, इसके बाद आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, इसका क्या कारण है? देखो, जिस दिन जो घटनाक्रम हुआ था, जो लोग ये अपने न्यूक्लियर पावर की वजह से विस्थापित हुए थे, वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, और वहां पर पॉलिटिकल इतनी राजनीति घुस गई कि सभी लोगों ने लोगों को गुमराह करके, कहा जाए कि गुमराह करके अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जब प्रधानमंत्री जी न्यूक्लियर पावर का उद्घाटन करने आ रहे थे और दूसरी तरफ विस्थापित परिवार पीड़ित था, परेशान था, तो उस परिवार को लेके हम लोग धरने पे बैठे, और रात की 1 या 2 बजे समझौता हुआ। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने बात की, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एमपी साहब, प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन हो जाए उसके बाद ही आप तो उस परिवार को लेके आ जाना, हम सारा मामला सुलटार देंगे, इनके हित में काम करेंगे। हमारी पहली मांग थी कि माही से जो विस्थापित परिवार, जो डबल विस्थापित का था, तो जो डबल विस्थापित परिवार है उसको अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। दूसरा था, फॉरेस्ट राइट एक्ट के 20 पट्टे मिले थे, इन परिवारों को भी विस्थापित किया गया, लेकिन इन परिवारों को दूसरी जगह नहीं विस्थापित किया गया, नहीं मुआवजा दिया गया। तीसरी हमारी डिमांड थी कि ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है तो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, उस पर उन्होंने सहमति दी। सीएसआर फंड का हमने कहा था कि 20 किलोमीटर की रेंज में पहली प्राथमिकता दी जाए, और पहली प्राथमिकता इसमें सबसे पहले एजुकेशन पे दिया जाए। ये 4-5 जो डिमांड थी, कुछ लोग मुआवजे से वंचित थे,
इनको लेके कुछ मतलब कहा जाए कि 1-2% समाधान हुआ। कुछ लड़के स्थानीय लगे होंगे, लेकिन जो विस्थापन और डबल विस्थापन का मामला था आज तक सुलझा हुआ है। मुख्यमंत्री जी को मैंने कई बार दोबारा संपर्क करने का और उनके अधिकारियों को कहा कि आप उस दिन तो रात को कह रहे थे कि सीएम साहब प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन हो जाए उसके बाद ही आ जाना, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी ने इस परिवारों के साथ हमें मिलने का समय नहीं दिया है। इससे लगता है कि ये वादे से मुकर रहे हैं, लेकिन हम इस परिवारों के साथ हैं और समय समय पे मैं जिला प्रशासन से और न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करता रहता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि जो डबल विस्थापित परिवार और फोरेसाइट एक्ट के जो परिवार जिनको वंचित रखा गया उनको न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन उस बात का सर 1 साल हो चुका है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आती। हमें सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चलता है कि वहाँ पर जो युवा काम करने वाले हैं, बाहर के युवा, आसपास के युवा तो पलायन के लिए भटक रहे हैं सर। आपकी बात कुछ हद तक सही भी है कि किन लोगों ने कहीं न कहीं पलटने का काम किया है। हम कुछ समय इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिखित समझौता किया है, लिखित में दिया है हमको कि इन मांगों पे, और बहुत जल्दी हो सकता है कि हम जिला प्रशासन के साथ और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इन मुद्दों के आधार पर जिन्होंने उन्होंने खुद ने सहमति दिया है कि हम ये काम करा देंगे, उस चीज से आज मुखर रहे हैं। एक दिन हम खुद विजिट करेंगे, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने स्थानीय कितने बाहर हैं, ये सारी चीजें दिखवा के जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी आंदोलन करेंगे हम। सर आपने बांसवाड़ा डूंगरपुर में सांसद निधि फंड से कितनी सड़कें बनाई गई, क्योंकि आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एम्बुलेंस प्रवेश नहीं कर सकती सर। बांसवाड़ा की सड़कों की बात करें तो बनाने से पहले तो मुझे जो खस्ताहाल हैं और सड़कों में सबसे बड़ा घोटाला है वो नजर आता है कि सड़कें काफी है लेकिन खस्ताहाल हो चुकी है, भ्रष्टाचार नजर आता है। दूसरा चीज क्या, सांसद कोटे से पीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं बन सकती है, तो पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसमें हमने प्रस्ताव भेज के अभी हाल ही लगभग 48 सड़कों की हमने स्वीकृति जारी कराई है। कुछ सड़कें की डिमांड अभी मेरे पास आई है, मैंने दोबारा उनको प्रस्ताव भेजा है और हमारा प्रयास रहेगा आगामी समय में उन सड़कों को भी सैंक्शन कराई जाएगी। एक लास्ट सवाल है सर मेरा, कडाना से विस्थापित है, 70 साल हो चुके हैं वो लोग, 636 ऐसे परिवार हैं जिनको पुनर्वास की व्यवस्था तो गढ़ी में करी गई थी, लेकिन वो आपने पहले भी बताया जैसे पथरीली जमीन निकली और वहाँ पर किसी और का कब्जा है। वो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2017 में एक फैसला आता है, उस अकॉर्डिंग उनको प्रत्येक प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन उनको वो भी नहीं मिल पाए। ये इन परिवारों ने मेरे साथ कई बार संपर्क किया है, उनको लेके मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार पत्राचार भी किया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार अगर ये, क्योंकि प्रशासन अभी सरकार सुनने के नहीं, सरकार बस धर्म के नाम से एजेंडा चलाने का काम कर रही है, तो हम प्रयास करेंगे इन परिवारों को लेकर जयपुर जाना पड़ेगा, जयपुर भी जाएंगे। ठीक है, ये थे खास हमारे साथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोज जी, और आपके सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन एक सवाल और सर, एक सवाल, एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर कमेंट किया, क्योंकि हमने हाल ही में एक स्टोरी लगाई थी, उसमें बताया कि वैसे तो हम राजकुमार जी रोज के समर्थक हैं, लेकिन हमें चुनाव के टाइम में आरक्षण का पार्ट क्यों पढ़ाया जाता है? चुनाव के समय भी और आज भी जो संवैधानिक रिजर्वेशन का जो मामला है, उस बात को चुनाव के समय में भी हमने कहा था, वो मुद्दा तब भी था, आज भी है, और जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा। और हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि सरकार जब भी हमने देखा विकास की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो वो तुरंत इन मुद्दों को दबाने के लिए धर्म का मुद्दा लेके आ जाते हैं। इस सरकार में कई बार भाजपा के लोगों ने भी रैलियां निकाली आरक्षण को लेके, कुछ दिन रैलियां निकाली, खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और फिर लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया। शेड्यूल एरिया में जो एक्सल 1 से 11 तक और अधीनस्थ सेवा तक की जो बात है रिजर्वेशन की, जो 45-5-50 का जो डिवाइडेशन है वो संवैधानिक रूप से सही तरीके से नहीं किया गया है, उसमें ट्राइबल लोगों को साथ बड़ा कुठाराघात किया गया है। दूसरा, प्रशासनिक सेवा के अंदर जिसमें हम बात करें कि आरएस प्रॉपर की बात करें, उसके अंदर भी स्टेट का जो रिजर्वेशन है उसको बंटवारे को लेकर लंबे समय से डिमांड हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, उस जजमेंट में हमारा कहना था कि आप वर्गीकरण, उप वर्गीकरण से बेहतर है कि आप क्षेत्रीय वर्गीकरण करो, क्योंकि सरकार क्या कह रही थी कि भील, मीणा, गरासिया, सहरिया अलग करेंगे, लेकिन अगर करना है तो पहले शुद्धिकरण करो, क्योंकि आज घाटोल का व्यक्ति, दरियावत का व्यक्ति जो वास्तविक भील है लेकिन रिकॉर्ड में मीणा लगा रहा है, तो जब आप भील, मीणा, गरासिया अलग करोगे तो हमारा दरियावत का व्यक्ति किसके साथ जुड़ेगा? तो हमारा उस समय था वर्गीकरण से पहले शुद्धिकरण करो और शुद्धिकरण के बाद वर्गीकरण करो। अगर शुद्धिकरण नहीं करने की मंशा है आपकी तो आप क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा करो। इस सरकार से हमने कई बार डिमांड करी है और इसको लेके अभी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर संभाग में युवाओं में काफी आक्रोश है
वो सबसे करेंगे, हमसे भी सवाल करेंगे और हम प्रयास करेंगे इन युवाओं की भावनाओं को समझते हुए आरक्षण को लेके बड़ा आंदोलन करने का हम विचार कर रहे हैं। एक समर्थक का सवाल है सर, फॉर्च्यूनर कब ले रहे हैं? स्कॉर्पियो तो ले ली। अब मेरा काफी शुभचिंतक होगा, वो सोच रहा होगा कि राजकुमार जी स्कॉर्पियो जो विधायक थे तब से लेके घूम रहे हैं, तो काफी लंबी चौड़ी चल गई होगी। गाड़ी का मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, फिर भी मैं उसी को ठीक करा के लेके चल रहा हूं, तो मेरा बेचारा शुभचिंतक होगा। भाई जब भी हम उस अनुरूप हो जाएंगे, ये आवश्यकता लगेगी तो तब विचार करेंगे, बाकी अभी कोई विचार नहीं है। ओके, थैंक यू। ये थे खास हमारे साथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार जी रोज साहब, जिन्होंने आपके सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया है। और इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।